तो कौन कौन है अभी? चित्रसेन लिखते हैं गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग चित्रसेन। राजेश कुमार गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राजेश। प्रियांशु सिंह गुड मॉर्निंग। दीपक कुमार गुड मॉर्निंग। प्रियांशु सिंह यस सर। राजेश कुमार सेम सेम। रोहित दर्श। रोहित दर्श, मैं आपको पहचाना नहीं, कृपया आप अपना परिचय दे सकते हैं क्या? कहाँ से हैं आप? काफ़ी दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। आई होप, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, कि आप लोग पढ़ना नहीं भूले होंगे, क्योंकि देखो पढ़ना भूल जाओगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा। देखो जैसे हम लोग डेली स्टार्ट करते हैं। रोहित दर्श, दीपक कुमार मुजफ्फरपुर, क्या बात है, दूसरे के आईडी से ऑन किए हैं दीपक ना। थोड़ा सा मेरा बोर्ड गंदा है, कोई बात नहीं है, दिख जाएगा। जैसे कि मैं हमेशा जब भी क्लास स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले आप लोग के लिए कुछ मोटिवेशन देने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग ढल जाओ, फटाक से रेडी हो जाओ पढ़ने के लिए, अपने संघर्ष के लिए, क्योंकि लाइफ एक संघर्ष है। तो आज तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस चीज़ का। तो मैं उस कड़ी में आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ। सबसे पहले इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। पेशेंस का मतलब समझते हैं आप लोग? अक्सर इंसान फेल होता है, फेल होने का मेन कारण होता है कि उसके अंदर पेशेंस नहीं होता है। अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे तो मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे। नहीं समझ रहे हो जो लोग, उनको मैं बता दें। जैसे सिंपल समझो, आप कोई चीज़ ना हासिल करने के एकदम बहुत करीब रहते हो, कोई चीज़ जो आप हासिल करने के बहुत करीब रहते हो, और लास्ट में आपको लगता है कि यार इतना देर से मेहनत कर रहा हूँ, इतना देर से कोशिश कर रहा हूँ, वो चीज़ मुझे मिल नहीं पा रहा है, मतलब मेरे किस्मत में ही नहीं है। ये जो आता है ना लाइन दिमाग में, किस्मत में ही नहीं है, तो आपका कोशिश, आपका काम, आपका मेहनत वहीं पे रोक देता है। और जबकि पता चलता है कि आप सफलता के एकदम करीब हो। इसके लिए आपको बहुत सारा वीडियो वगैरह के माध्यम से भी देखने को मिलता है कि दो कुआं खोद रहे हैं वो बंदे। एक बंदा कुआं खोद रहा है तो उसको कचरा मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, और एक खोद रहा है तो उसको अच्छा खासा कुछ चीज़ें मतलब मिल रहा है, पानी मिलने लगा उसको, ठीक है। तो जैसे कि ये दो कुआं हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, दो कुआं खोदने का काम चल रहा है, ठीक है। एक में पानी यहाँ से इतना तक है, और एक में यहाँ से पानी शुरू होता है और पूरा पानी ही पानी है उसमें नीचे तक। तो ये जब खोद रहा है ना, तो इतना में खोदता है तो इसको पानी मिल जाता है, तो ये देखता है कि यार मैं इससे भी बहुत ज़्यादा खोद दिया, मुझे पानी ही नहीं मिल रहा है, और ये निराश होकर चला जाता है। और ये खुश हो जाता है कि पानी मिल गया, लेकिन इसका पानी यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। आगे चल के कुछ दिनों के बाद इसका पानी ख़त्म हो जाता है, और इसका पानी मिलने में भले लेट होता है, लेकिन मिलने के बाद बहुत ज़्यादा मात्रा मिल जाता है, उतना मात्रा में कि उसका ज़िंदगी चल सके, उससे उसका घर परिवार के लिए पानी का कभी कमी ना हो। समझ रहे हो इस बात को? तो आप ना ये टाइप का मजदूर बनो, मतलब इंसान इस टाइप का बनो, ताकि आप मेहनत करते रहो, फल पे ये मत करो। आपको पता है कि इस दिशा में जाने से, इसको पता है इस मजदूर को, अगर कि इस नीचे गहराई में हम खोदते जा रहे हैं तो एक ना एक समय हमको पानी मिलेगा, है ना। इसको भी पता है कि पानी मिलेगा, इसको जल्दी मिल गया, ठीक है, तो जल्दी मिल गया तो यहाँ पे ख़त्म होने के बाद इसको फिर से खोदना पड़ेगा ना, हो सकता है फिर दोबारा यहाँ पानी मिले उसको। लेकिन आपको अगर लेट भी मिल रहा है ना, तो आप समझ लो कि आप जिस दिशा में काम कर रहे हो, जिस दिशा में मेहनत कर रहे हो, उस दिशा में आपको सफलता जरूर मिलेगा। बस आपको वेट करने की ज़रूरत है, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए? तो हमेशा पेशेंस रखना सीखिएगा। पेशेंस रखिएगा, हर काम में सफलता मिलेगी। पेशेंस नहीं रखिएगा, कोई भी काम में आप सफल नहीं हो पाओगे, बराबर ना। तो
दूसरा चीज, पेशेंस का गेम। आप सबने लूडो खेला होगा। लूडो में एक गेम आता है सांप सीढ़ी। लूडो तो आप सबने खेला होगा। लूडो में जो गेम आता है सांप सीढ़ी, उसमें क्या होता है, पेशेंस का टेस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि आप उस सांप सीढ़ी के गेम में अब आप चाहोगे कि हम शुरू करें और लास्ट तक हमको कोई सांप ना काटे। ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना। वो क्या करता है, कभी कभी आप 99 तक जाते हो, उसके बाद भी सांप काट के एक बार आपको 2-3 पे ला के रख देता है। कभी कभी आपको क्या होता है कि आप 2-3 पे रहते हो, सीढ़ी मिलता है 99 पे ले जाकर रख देता है। तो कहने का मतलब वही है कि आप ना पेशेंस रखिएगा तो हर गेम में जीतिएगा। लाइफ का गेम हो या फिर ये खेल हो या फिर आपका कैरियर हो, ठीक है। तो पेशेंस रखिए, एंजॉय कीजिए अपने जर्नी को और थोड़ा मेहनत के साथ लगे रहिए। बेहतर सेफ्टी ऑफिसर बनने के आप दौर में हो। एक काम चलाऊ सेफ्टी ऑफिसर आपको नहीं बनना है। आपको ऐसा सेफ्टी ऑफिसर बनना है कि आप अपने कैरियर में अपने साथ साथ अपने घर परिवार सबकी देखभाल कर सको, केवल अपने लिए नहीं सोचो, ठीक है। और सेफ्टी ऑफिसर का तो काम भी यही होता है ना कि अपना काम भी करे और अपने साथ काम करने वाले वर्कर, इंजीनियर्स, कलीग सबकी रक्षा करे। मतलब सबके प्रोटेक्शन के बारे में सोचें। मतलब अगर किसी को अगर उस तरीके का शौक है ना कि समाज सेवा करे, तो ये समाज सेवा भी है एक तरह से देखा जाए तो। उसके लिए भले पैसे मिलते हैं और पैसे मिलने के साथ साथ आप समाज सेवा भी कर सकते हो। मतलब आप अगर अपने पूरे ज़िंदगी में 2 लोगों का जान बचा देते हो तो समझ लो कि आप बहुत ही सफल इंसान हो और बहुत ही बड़ा काम करके आए हो, इस ज़िंदगी में किए हो आपने, समझ रहे हो ना। और सेफ्टी ऑफिसर का जॉब करोगे तो ऐसे कितने लोगों का आप जान बचा सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज जो हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो इसी के रिलेटिव एक पॉइंट है कि कभी कभी हम लोग क्या होता है ना कि अपने सामने कोई काम आता है तो हम लोग को पता ही नहीं रहता है कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो काम करने से हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किस टाइप का खतरा, मतलब चोट लग सकता है क्या, ये सब हमको कुछ पता नहीं रहता है। और अक्सर जिस काम में हमें क्या खतरा है, क्या चोट है, क्या चोट लग सकती है, कितना बड़ा इसमें इंजरी हो सकता है, कितना रिस्क है उसमें, ये सब अगर नहीं पता रहता है तो वो काम हम लोग करते समय अक्सर चोट खा लेते हैं, ठीक है ना। तो उसी सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है आपका हजार्ड, ठीक है। हजार्ड मतलब क्या होता है, खतरा। हजार्ड मतलब क्या होता है, खतरा। पेन किधर है? चलो, तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि हजार्ड क्या होता है, खतरा क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे खतरा क्या होता है। तो अगर एक लाइन में बात करें तो खतरा किसको बोलते हैं, उस चीज़ को खतरा बोलते हैं जिसमें पोटेंशियल हो हमें हार्म करने की। मतलब प्रैक्टिकली अगर बात करें तो प्रैक्टिकली वो हमें हार्म करेगा। हार्म करना मतलब क्या होता है, चोट पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना किसी प्रकार से, ठीक है ना। तो क्या करेगा, मतलब अगर उस चीज में, तो आप सिंपल सोचो कि आपको खतरा, आप लोग जो भी आप लोग अभी देख रहे हो इस वीडियो को, सभी लोग आप लोग फटाफट से कमेंट करके बता दो कि क्या आपको कोई ऐसा काम दिखता है जिसमें हजार्ड ना हो। कोई एक काम अगर किसी को दिखता हो, किसी को जानकारी हो, किसी को पता हो इस बारे में कि कोई एक काम हो जिसमें कोई खतरा नहीं है, कोई भी काम, अल्दो आप बोल सकते हो स्लीपिंग को भी कि सोना भी एक काम ही है, उसमें क्या आपको खतरा नहीं है, ऐसा कोई एक काम आपको दिखता हो तो फटाफट से कमेंट करके बता सकते हो।
कोई भी काम। प्रियांशु सिंह कहते हैं कि नहीं सर, मतलब इनका कहने का मतलब है कि कोई ऐसा काम नहीं है। बाकी लोग जो चाहते हैं कि, जो जानते हैं कि उनको लगता है कि किसी काम में खतरा नहीं है, वो कमेंट करके बता सकते हैं। राजेश कुमार कहते हैं सभी में हजार्ड है। कैसे बात करते हो रितेश, हम पेन से लिख रहे हैं, इसमें क्या हजार्ड है? पेन से लिखना भी तो एक काम है ना, इसमें हजार्ड है क्या? या फिर अभी मैं क्या कर रहा हूं, एक काम कर रहा हूं, आपको क्लास दे रहा हूं, इसमें हजार्ड है क्या? मैं तो एक जगह पे आराम से अपने क्लासरूम में हूं और आप लोग को मैं क्लास दे रहा हूं। बोलो, थोड़ा दिमाग लगाओ, बहुत काम मिलेगा आप लोग को। ऐसा काम मिलेगा जो आपको लगेगा कि हाँ इसमें खतरा नहीं है। दिमाग लगाओगे तो बहुत सारा काम मिलेगा। ऐसा थोड़े है कि हर काम में खतरे रहेगा। देखो, सोचो, दीपक कहते हैं सर है, लगातार लिखने पर दर्द करेगा। देखिए, एक्चुअल में आप लोगों को ऐसा कोई काम ही नहीं दिख रहा होगा, सच बात यह है। और सच बात यह है कि ऐसा कोई काम भी नहीं है जिसमें खतरा नहीं है। खतरा हर काम में है, छोटा है, बड़ा है, मतलब रिस्क लेवल उसका कम है चाहे ज़्यादा है। जिसमें ज़्यादा है उसको हम लोग को थोड़ा ज़्यादा उसको ध्यान में आता है वो। बाकी जितने काम है जिसको आपको लगता है कि एकदम इजी है, उसमें भी रिस्क है, उसमें भी हजार्ड है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम वो काम पे ध्यान नहीं देते हैं। हमको लगता है कि वह उसमें क्या खतरा है, क्योंकि आदत हो गया है। सिंपल सी बात है, आदत हो गया है उस काम को करते करते। और सिंपल दूसरी भाषा में मैं अगर बात करूं तो उसका जो रिस्क है, उसका जो खतरे का मतलब जो रिस्क है, वो रिस्क क्या है, एक्सेप्टेबल लेवल तक है। मतलब उतना तक हम लोग एक्सेप्ट कर लिए हैं, यहाँ से आदत हो गया है हम लोग को उतना एक्सेप्ट करने का, बराबर ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हजार्ड क्या है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और इसके बारे में हम लोग 2 लाइन लिखते हैं। तो क्या लिखिए, ए हजार्ड इज द पोटेंशियल फॉर हार्म इन प्रैक्टिकल टर्म। क्या लिखते हैं, ए हजार्ड इज द पोटेंशियल फॉर हार्म इन प्रैक्टिकल टर्म। ठीक है, अगर हम प्रैक्टिकल टर्म में बात करें तो क्या कहता है कि एक हजार्ड जो होता है उसमें पोटेंशियल होता है किसके लिए, हार्म करने के लिए, मतलब नुकसान पहुंचाने के लिए, खतरा पहुंचाने के लिए। ठीक है, सीधी भाषा में, सिंपल भाषा में हजार्ड इतना ही बोलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो हजार्ड होता है अगर उसको हम कंट्रोल नहीं करते हैं, अगर उसको अनकंट्रोल छोड़ देते हैं, मतलब हमको जब पता चल जाता है कि ये हजार्ड है और उसके बाद भी उसको हम अगर छोड़ देते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो हमको रिजल्ट देता है, क्या रिजल्ट देता है, किसी प्रकार का इंजरी देगा या फिर इलनेस देगा। समझ में आया, किसी न किसी प्रकार का इंजरी देगा या फिर क्या देगा, इलनेस देगा। ठीक है, अगर हम उस हजार्ड को कंट्रोल कर लेते हैं तो ये पॉसिबल हो सकता है
कि हम वो इंजरी या जो इलनेस की बात कर रहे थे, अगर अनकंट्रोल छोड़ रहे हैं तो उस पे काबू पा सकते हैं, उससे बच सकते हैं। समझ में आया? अब तो ये हो गया हजार्ड का डिफिनीशन, ठीक है। लेकिन अब हजार्ड क्या होता है तो अपने भाषा में समझते हैं, अपनी प्रॉपर लैंग्वेज में, अपने जैसे कि हमको ये चीज़ कंफर्म हो जाए कि हजार्ड है क्या। तो हजार्ड वो हर चीज़ है जो हमारी किसी भी गतिविधि के बीच में आके हमको अवरोध, हमारे और गतिविधि के बीच में अवरोध पैदा करती है, और उस अवरोध को पैदा करने के कारण हमारे साथ किसी न किसी प्रकार का एक्सीडेंट होता है या फिर होते होते बच जाता है। डैट मीन्स नियर मिस हो जाता है, मतलब उसमें पोटेंशियल था अच्छा खासा, लेकिन वो फिर भी अगर वो हम उससे बच गए तो वो हो जाता है नियर मिस। मतलब अगर हो गया हमारे साथ इंजरी या कोई प्रॉपर्टी लॉस हो गया या फिर कोई इलनेस हो गया तो वो हो जाता है अपना एक्सीडेंट। यही होता है ना एक्सीडेंट, हम लोग पढ़े तो कहने का मतलब है कि हजार्ड को हम लोग बेहतर तरीके से, जितना बेहतर तरीके से समझेंगे वही से हमारा, अगर मैं बात करूं तो ये टॉपिक जो है ना अपना हजार्ड, ये अपना बैकबोन है। सिंपल भाषा में समझो तो आप कहीं आप काम कर रहे हो, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपका पहला काम होता है, अगर सिंपल बिना मतलब कुछ सोचे समझे अगर कोई काम करना है तो भी आप जाते हो तो कम से कम ऑब्जर्वेशन करना आपको चाहिए, आना चाहिए कि यहाँ पे जो काम चल रहा है वो सेफ वर्क प्रैक्टिस है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि इसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए कि वो सेफ वर्क प्रैक्टिस है कि नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए कि जो काम हो रहा है उस काम में हजार्ड क्या है, और हजार्ड अगर पता कर पाएंगे तभी जाके हम उसका ऑब्जर्वेशन सही तरीके से दे पाएंगे, और ऑब्जर्वेशन उसका कर पाएंगे सही तरीके से, और साथ ही साथ उसका रेक्टिफिकेशन भी कर सकेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है अभी कि हमें हजार्ड के बारे में जितना हो सके उतना जानने की कोशिश करनी है। आप लोग के दिमाग में अगर किसी भी प्रकार का हजार्ड को लेके कोई क्वेश्चन आता है तो आप बेझिझक हमें बता सकते हो, मैं वो सारे क्वेश्चन लेने के लिए रेडी हूँ। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है इस चैप्टर को कंप्लीट करने का, आप जितना समय मांगोगे उतना समय दूंगा, लेकिन ये चैप्टर आप लोग का बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। रोड है, फॉर एग्जाम्पल एक रोड है, ठीक है। रोड पे बहुत ही अच्छा, मतलब रोड पे गड्ढा है तो रोड का गड्ढा हजार्ड है, ठीक है। रोड पे चल रहे हैं, बहुत ही अच्छा रोड है, रोड पे चलना है तो रोड पे चलने में भी हजार्ड है। क्या हजार्ड है कि बहुत सारी गाड़ियां आएंगी, आपकी गाड़ी अगर चल रही है तो आपके गाड़ी कोई नहीं आ रही, आप अकेले चल रहे हो तो भी हजार्ड है आपके पास। कैसे है? अगर आप बाइक से चल रहे हो तो आप 2 पहिए वाले बाइक पे चल रहे हो, अगर अनबैलेंस हुए तो गिर सकते हो। कार से चल रहे हो तो भी हजार्ड है, उसमें आप कर सकते हो कि आपका कार है, एक मशीन है, मशीन में भी बहुत सारा हजार्ड है। हजार्ड तो हर जगह है, एक एक्सेप्टेबल लिमिट तक है तो आपको आदत हो चुकी है उस चीज को करने की, तो आपको लगता है यहाँ हजार्ड नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही कंपनी में भी जब आप जाओगे तो हजार्ड आपको हर जगह दिखना चाहिए। हाँ, वो एक्सेप्टेबल लेवल तक उसको हम लेके कंट्रोल करके उसको एक्सेप्टेबल लेवल तक लेके आके काम कर रहे हैं या फिर अनकंट्रोल छोड़ के काम कर रहे हैं, बराबर ना। तो ये सब चीज पे आपको ध्यान देनी पड़ेगी। मैं ये सब डिफिनीशन आपको फुल यहाँ पे नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ एक एक करके समझाने का। बाकी डिफिनीशन जो होगा वो डिफिनीशन आपको ऐप पे अपने बाय PDF आपको मिल जाएगा। आज ही मैं उसको अपलोड कर दूंगा, आज जैसे ही हम लोग पढ़ लेंगे उस चीज़ को मैं अपलोड वहाँ पे कर दूंगा। आप लोग जाइएगा ऑल नोट्स में, जो जहाँ पे आप देखते हो आपका जितना भी वहाँ पे PDF चाहिए वहाँ पे PDF पढ़ते जाइएगा, एक एक करके सब मिलता जाएगा जितना भी मेरा क्लास होगा, ठीक है। तो जैसे ही ये ख़त्म होगा क्लास आपको हम वहाँ पे PDF डाल देंगे, और चूँकि
इसमें देखिए मैं लिखवाने की कोशिश करूंगा तो इसमें लिखवाने में बहुत सारा समय लगेगा, तो मैं सोच रहा हूं कि एक एक करके एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को हम लोग समझते जाते हैं, बाकी लिखते जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग आराम से PDF ऑन कीजिएगा और खोलिएगा, अपने कॉपी पे अपना नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद भी अगर इशू होगा तो हम लोग एक्स्ट्रा क्लास उसके लिए ले लेंगे, कोई इशू नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? तो सबसे पहले तो आप लोगों ने समझ लिया कि हजार्ड क्या है, ठीक है। तो हजार्ड क्या है, तो सिंपल भाषा में पहले इतना ही ध्यान रखो कि हजार्ड वो चीज है जिसमें पोटेंशियल होता है हार्म करने का, हमें किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने का। सिंपल, बस इतना ही समझो, आगे और समझोगे धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। फिर एक अपना क्वेश्चन बन के आता है सामने, एक और क्वेश्चन इसमें हम लोग देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन आ जाता है क्या चीज का, जब हजार्ड हम लोग पढ़ लेते हैं तो एक आ जाता है क्वेश्चन कि व्हाट इज ए जॉब हजार्ड एनालिसिस, मतलब जॉब हजार्ड एनालिसिस क्या है। थोड़ा सा आ गया घूम के कि जॉब हजार्ड एनालिसिस क्या है। कहने का यहाँ पे सिंपल मतलब है कि क्या है, ए जॉब मतलब एक काम का हजार्ड एनालिसिस। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाता है बात कि हजार्ड एनालिसिस क्या है। तो हमने क्या किया कि एक क्वेश्चन बनाया खुद से, ये सिलेबस में आप अपने तरफ से आप लोग के लिए मेंटेन करके लेके आया हूँ, अपने तरीके से ये इसको एडजस्ट किया हूँ। बुक की स्टाइल आपको इसमें कुछ नहीं मिलेगा, बुक में आपको टॉपिक वाइज मिलेगा। हमने आपको एक एक क्वेश्चन क्रिएट करके समझाने की कोशिश की है, क्योंकि क्वेश्चन जो क्रिएट हो रहा है ना, ये आपके लिए, आपके दिमाग में ऑलरेडी क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा। तो जो आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा है उस क्वेश्चन को हमने आपके सिलेबस में डाल दिया कि भाई जैसे ही हजार्ड पढ़ेंगे हम तो हमारे दिमाग में है कि तो जॉब हजार्ड एनालिसिस क्या है, क्योंकि हजार्ड एनालिसिस तो हम लोग बार बार बोलते हैं सर कि हजार्ड एनालिसिस करना है, हजार्ड एनालिसिस करना है। तो हमने बना दिया एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बना दिया कि व्हाट इज ए जॉब हजार्ड एनालिसिस, मतलब एक काम का हजार्ड एनालिसिस क्या है। बराबर में समझ में आया? चलो अब इस क्वेश्चन का जवाब निकालते हैं, इसका आंसर। तो इसका आंसर कहता है क्या है कि ये जॉब हजार्ड एनालिसिस जो है ये क्या है, एक प्रकार का टेक्निक है। क्या है? एक प्रकार का टेक्निक है। इस टेक्निक में क्या हम लोग करते हैं कि हम लोग फोकस करते हैं एक जॉब पे, एक काम पे, एक टास्क पे। एक जो काम होता है, एक जॉब हजार्ड एनालिसिस कह रहा है ना, एक जॉब का, एक काम का, तो उस काम पे हम लोग फोकस करते हैं और फोकस करके क्या करते हैं, हजार्ड पहचानते हैं, खतरा को पहचानते हैं। कब? बिफोर ऑकर्स, मतलब काम होने के पहले, या फिर उस हजार्ड को होने के, उससे कुछ खतरा होने से पहले। सिंपल समझो तो वो जैसे भी हमको हजार्ड दिखता है तो हमको खतरा होने से पहले, देखो जब एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत लोग समझाने आते हैं। किसी को देखते हैं कि कोई बाइक चला रहा है तो उन्हें कहा अच्छा एक दिन तो इसका उपाय होबे करेगा, उससे नहीं जाके बोलते हैं ना, अपने में बोलते हैं, अपने आसपास वाले से बोलते हैं। और जब वो गिर जाएगा, जिस दिन उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, तब जाके बोलेंगे कि तुमको नहीं समझ में, तुमको कितना दिन से हम बताना चाहते थे कि तुम जिस तरीके से बाइक चलाते हो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये नहीं है, ये नहीं करना है, पहले ही बताना है कि आप इस तरीके से जो ये काम कर रहे हो। जैसे एक वेल्डर है, वो डेली क्या कर रहा है कि बिना फेस शील्ड काम कर रहा है, या फिर बिना फुल लेदर हैंड ग्लव के काम कर रहा है, ठीक है, वेल्डिंग कर रहा है डेली, एक हाथ में पहनता है, एक में नहीं पहनता है, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक दिन उसका हाथ जल जाता है।
तो हमें पहले से पता है ना कि वो इस तरीके से कर रहा है तो एक ना एक दिन उसका हाथ जल सकता है। तो क्या पता अगर हम बताएंगे तो जो उसका गलती करने का आदत है वो ठीक हो जाए। तो कहने का मतलब है ना कि जॉब हजार्ड एनालिसिस भी यही कहता है कि आप पहले पता करो, पहले आप उस चीज को पहचानो, आइडेंटिफाई करो कि ये जो गलती कर रहे हो इससे इस प्रकार का एक्सीडेंट तुम्हारे साथ हो सकती है। अगर आप उसको पहचानते हो तो उसको बताओ और उसको ठीक करने के लिए बोलो और ठीक करवाओ, क्योंकि वो कंपनी में है, गांव का लड़का नहीं है कि आप उसको बोलोगे तो सुनेगा नहीं। कंपनी में है, उसको सुनना भी पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है कि जब आप या कोई सुपरवाइजर वहां नहीं रहेगा तब वो गलती करेगा, लेकिन जब वो आप नहीं रहोगे तब गलती करेगा तो धीरे धीरे उसका आदत सुधरने लगेगा। हो सकता है कि सोचेगा कि कोई हटेगा तो निकालेंगे या छोड़ नहीं, मतलब एक हाथ में से ग्लव्स निकाल देंगे। इससे बेटर है कि डेली हमेशा पहने रखो यार, झूठ मूठ के आके किचकिच। वो ठीक है, वो आपको किचकिच ही समझेगा, फिर भी वो पहनेगा ना, पहनेगा तो बचेगा ना, बस इतना से मतलब है। इसके बाद इसमें क्या ध्यान दिया जाता है, इस जॉब हजार्ड एनालिसिस के बीच में फोकस किया जाता है क्या चीज पे? रिलेशनशिप पे फोकस किया जाता है। क्या चीज के रिलेशनशिप पे? बिटवीन द वर्कर, मतलब वर्कर्स के बीच कैसा रिलेशन है, जो वहां पे वर्कर काम कर रहे हैं उनके बीच किस प्रकार का रिलेशन है। अब आप बोलेगे सर रिलेशन से क्या फर्क पड़ता है हजार्ड एनालिसिस? आप ही सोचो, आप 4 लोग एक साथ, एक फ्रेंड हो और चारों लोग काम कर रहे हो और आप में किसी प्रकार से किसी एक से बनता नहीं है ढंग से, और कोई काम करना है, सिंपल समझ लो कि कोई मटेरियल को शिफ्ट करना है, थोड़ा सा वेट उसका है और चारों लोग को मिलके उठाना है उसको। आप लोग का एक दूसरे से बॉन्डिंग अच्छा नहीं है, एक दूसरे से टेंशन है, किसी चीज को लेके झगड़ा है, आपस में कुछ मतभेद है। तो एक लड़का जो नहीं, मतलब जो वो तीनों से नफरत करता है, वो या तो वो क्या करेगा कि वो खुद नहीं पूरा लोड लेगा वो, या फिर क्या होगा बाकी 3 लोग उसके ऊपर छोड़ देंगे गुस्से में कि यही इस पे ज्यादा लोड दो। तो ये सिंपल छोटा सा चीज एक्सीडेंट में बदल सकता है ना। इसलिए रिलेशन भी अच्छा होना चाहिए सब वर्कर के बीच में, और ये भी पता करना होता है हजार्ड एनालिसिस में कि जो एक टीम काम कर रही है वो एक टीम के बीच 4, 5, 10, 8 लोग जो एक साथ काम कर रहे हैं उनका एक दूसरे के बीच कैसा रिलेशन है, समझ गए? तो ये चीज का भी आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। और क्या कर सकते हो, जो टास्क है, जो टूल्स है वहां पे यूज हो रहा है, या फिर वहां पे वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, इसके बारे में भी हमें अच्छा से अगर जानकारी लेंगे। जैसे देखो टास्क का तो जानकारी हमको शुरू में ही हो जाता है कि कौन सा काम करना है, ठीक है। टूल्स जो वहां पे यूज होता है, टूल्स वहां पे जो औजार यूज हो रहा है वो कैसा है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। उसका काम करने का तरीका, उसका प्रोसीजर कैसा है, काम का प्रोसीजर कैसा है, इसका भी जानकारी हमको चाहिए, ठीक है। ये सब का जानकारी अगर रहेगा, वहाँ पे वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, मतलब जो वहाँ पे जहाँ वर्क करना है वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, जिस तरीके का हम काम करने जा रहे हैं वो उस इन्वायरमेंट में सूटेबल है कि नहीं, समझ पा रहे हो? मतलब अगर कोई हॉट वर्क है तो वो क्या ऐसा जगह पे नहीं है ना कि वहाँ पे अगर हॉट वर्क करते हैं तो किसी प्रकार से एक्सप्लोजन हो सकता है, मतलब आग लग सकता है, क्या वहाँ का इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ का भी हमको नॉलेज लेना होता है, वहाँ पे पता करना पड़ता है, ठीक है। आइडियली अगर बात की जाए तो आइडेंटिफाई करना होता है कि अनकंट्रोल जो हजार्ड है वहाँ पे, उसके लिए हमें क्या स्टेप लेना है।
मतलब वहाँ पे जितने भी अनकंट्रोल्ड हजार्ड है जिसको हमने कंट्रोल अभी तक नहीं किया है, उसके लिए हमें क्या स्टेप लेना है? एलिमिनेट करना है उसको, या फिर उसको रिड्यूस करना है और रिड्यूस करके एक्सेप्टेबल लेवल तक लेके आना है। अब यहाँ पे बात आ जाता है, एक मिनट, एक हो गया एलिमिनेट और एक हो गया आपका रिड्यूस। ठीक है, तो कहता है कि उस काम में आपको ये चीज का ध्यान देना है कि इसको एलिमिनेट करना है कि रिड्यूस करना है। एलिमिनेट करना मतलब क्या करना है? वहां से अलग कर देना, हटा देना। तो देखो, बहुत हजार्ड ऐसा भी होता है जिसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं सीधे, मतलब हमको दिखता है कि यहाँ पे आग लग सकता है इस चीज में, और वो चीज हम वहां से हटा सकते हैं बहुत ही आसानी से। जैसे मान लो कि वहां पे कोई पेट्रोलियम रखा हुआ है, कोई ऐसा केमिकल रखा हुआ है जिसमें आग लग सकता है, जहाँ पे हमें हॉट वर्क करना है, तो हम उसको हटाने चाहे तो हटा सकते हैं। ऐसा जगह हमको दिखता है कि वो हटाने वाला चीज़ है, हटा देंगे। लेकिन बहुत ऐसा चीज़ है जो वहाँ से बहुत ऐसा हजार्ड होता है जिसको हम हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, जब हटा नहीं सकते हैं तो इसको, उस हजार्ड को एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क के दायरे में लेके आते हैं। समझ गए? मतलब देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ पे ये हो सकता है, तो उसको क्या करते हैं, कुछ ऐसा चीज़ यूज़ करते हैं जिससे कि वो हजार्ड थोड़ा कम हो जाए। मतलब अगर हमको कोई चीज़ दिख रहा है कि इस पर आग लग सकता है, तो उस पर जैसे कि मान लो क्या करते हैं, हम फायर ब्लैंकेट डाल देते हैं कि वो आग उस पर कब लगेगा, जब उसके ऊपर चिंगारी जाएगा तब लगेगा। तो हम फायर ब्लैंकेट से उसको ढक देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि उस पर चिंगारी जाएगा ही नहीं और आग लगेगा ही नहीं। बराबर ना? तो इस तरीके से हम उसको एक्सेप्टेबल लेवल में लेके आ जाते हैं, जिससे कि एक्सेप्टेबल लेवल कहने का मतलब है कि सिंपल भाषा में आप समझो कि मान लो कि हम क्लासरूम में आपसे बोलते हैं क्या कि इस बेंच पे चढ़ जाओ और फैन को ठीक कर दो। आप क्या करते हो कि बेंच पे चढ़ जाते हो, सर ने बोला है, ठीक है, फिर आप चढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि आप क्या किए, आप उस फैन को टच नहीं कर पाए। आप बोले सर ये तो पकड़ में ही नहीं आ रहा है, तो बहुत हाइट है अभी। हमने बोला कि एक काम करो, एक और बेंच रख दो, उसके ऊपर चढ़ जाओ। आप थोड़ा सा हिचकिचाए, फिर बोले कि चलो सर ने बोला है चढ़ जाते हैं, उतना चढ़ने से क्या होगा, गिरे उड़ेगा तो फान जाएंगे, कूद जाएंगे उस पर से, जंप कर जाएंगे, जो भी। आप उस पर चढ़ जाते हो, फिर क्या होता है, फिर भी आपको पता चलता है कि अभी और ऊंचा है, फिर आप उतर जाते हो, बस सर इससे भी नहीं हो रहा है, क्या करें, छोड़ दें। क्योंकि आपको अब समझ में आने लगा कि अब इससे ऊपर हम चढ़ेंगे तो हमको खतरा है। ठीक है, फिर हम क्या बोलते हैं, एक काम करो ना, एक और बेंच रखो और चढ़ जाओ, अब की बार तो पकड़ में आ ही जाएगा, उसको ठीक कर दो। आप क्या करते हो, मना कर देते हो। क्यों मना कर देते हो? क्योंकि आपको अपना एक जो लेवल होता है रिस्क लेने का, वो आपको पता है, आपको समझ में आ रहा है कि इससे ऊपर अगर चढ़ेंगे तो गिरना तय है, या फिर हम चढ़ेंगे तो हमको डर लगेगा। समझ गए? तो आपने क्या किया, अपना एक लेवल जो होता है ना एक्सेप्ट करने का, उतना पार मैं आपसे करवा रहा था और आपने नहीं किया, अपने लेवल पे आप रुक गए। तो वही चीज है कि जैसे कि हमको दिख रहा है कि यहाँ पे आग लग रहा है, इस पे थोड़ा सा भी चिंगारी जाएगा आग लग जाएगा, तो हम ये ढूंढेंगे विकल्प कि वो तो उसको एलिमिनेट कर दे। एलिमिनेट कर नहीं पाएंगे, एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास उसको ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आता है, रिड्यूस करने का। जब रिड्यूस करने की सोचते हैं तो हम क्या करेंगे, तो रिड्यूस के बारे में जब सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि इसको हम फायर ब्लैंकेट वगैरह से ढक देते हैं,
तो चिंगारी डायरेक्ट संपर्क में नहीं आएगा, फ्लेम जो होगा डायरेक्ट संपर्क में नहीं आएगा, जो भी स्पार्क वेल्डिंग से उड़ेगा वो डायरेक्ट उसके संपर्क में नहीं आएगा। जब डायरेक्ट संपर्क में नहीं आएगा तो क्या होगा, आग लगने का चांस कम हो जाता है, उस लेवल तक हो जाता है कि हम वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक्सेप्टेबल लेवल तक उसको लाके खड़ा कर दिया और अपना काम कर दिया। समझ गए? यही होता है आपका ए जॉब हजार्ड एनालिसिस। ठीक है, इसका भी आंसर, इसके बारे में भी जो हमने 2-4-5 लाइन वगैरह लिखा है, जो आपको समझाया इतना देर से, वो सारा कुछ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? बहुत ही शानदार टॉपिक चल रहा है। बहुत ही शानदार टॉपिक है। एक ऐसा टॉपिक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक आप इतना समझ लीजिएगा कि आपको बाकियों लड़कों से अलग करके रखेगा। कंपनी में जब आप काम करने जाओगे जब आप काम करने जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक का वैल्यू कितना है। और आपको ना 90% ऐसे लड़के मिलेंगे जिनको हजार्ड एनालिसिस के बारे में कुछ पता ही नहीं रहेगा। और खासकर वो लड़के तो और मिले होंगे जो 2-3 महीना वाले होंगे, उनको तो कुछ पता नहीं रहता है, बस काम करने गए हैं, सीनियर जो बोलेगा वो करेंगे। एक स्टोरी है, पिछले दिन 2-4 दिन पहले जब मैं क्लास ले रहा था ऑफलाइन वाले बैच में, तो वहाँ पे एक बच्चा बोला हमसे कि सर, एक मेरा फ्रेंड है जो पिछले साल सेफ्टी ऑफिसर्स का कोर्स वगैरह किया और अभी जॉब में है, तो वो ना पेंटिंग करता है। मतलब कि मैं कुछ समझा नहीं, तो बोला कि सर अब मतलब सेफ्टी का जॉब छोड़ दिया है और पेंटिंग का काम करता है। मैं बोला कि आप थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बताइएगा हमको, बताएंगे तो शायद हमको भी पता चलेगा, उस हिसाब से अपने बच्चों को मैं गाइड करूँगा कि क्यों पेंटिंग करता है और पेंटर क्यों बन गया कंपनी में जाके। जबकि आप ही समझो, एक सेफ्टी ऑफिसर का काम और एक पेंटर का काम में ज़मीन आसमान का अंतर है। पेंटर एक तरह से बोले तो लेबर हो जाता है, और सेफ्टी ऑफिसर्स एक, समझ सकते हो, एक रिस्पेक्टेड पोस्ट होता है। तो उसने बोला कि सर, किसी वर्कर ने उसको बोला कि छत से फेंक देंगे, ज़्यादा बोला तो। अब आप कहिएगा कि सर वर्कर ऐसे बोल सकता है क्या सेफ्टी ऑफिसर को? नहीं बोल सकता है, लेकिन सेफ्टी ऑफिसर को भी इतना पता होना चाहिए कि हमें वर्कर से कैसे बात करना है, तब वो कभी नहीं बोलेगा। रही बात कि कंपनी में जो काम करते हैं, तो इंजीनियर्स, वर्कर, मैनेजमेंट सब लोग काम करते हैं, ठीक है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि एक वर्कर ही ऐसे मतलब पर्सन वहाँ पे होते हैं जिनको सैलरी से ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। उनको पता है कि इस कंपनी में भी काम कर रहे हैं तो यही पैसा मिल रहा है, दूसरे कंपनी में भी काम करेंगे तो यही पैसा मिलेगा, ठीक है ना। तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 6 महीने काम करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे तो दूसरे कंपनी में चले जाएंगे। उनको कोई कंपनी वाले भी नहीं खोजते हैं कि कहाँ गया वो। अच्छा, दूसरा चीज़ आपको एक बता देते हैं, एक समझने की बात है, पॉइंट की बात है। इस पे हम बहुत सारा, इस पे हम हमारे आप YouTube चैनल पे देखोगे तो वहाँ पे आपको इसके बारे में वीडियो भी मिलेगा कि एक जो सेफ्टी ऑफिसर्स होता है ना, उसको गुस्सा नहीं करना होता है। अब आप बोलेंगे सर वहाँ तो वर्कर गुस्सा हुआ था, वर्कर गुस्सा नहीं हुआ था कभी भी। वर्कर ऐसे ही कोई वो रोड का छूटा हुआ, मतलब वो क्या बोलते हैं, भैंस सांड नहीं है कि आपको ये मारते चलेगा। वर्कर्स को आप प्रताड़ित करोगे, आप डांटोगे, बिना मतलब का गाली दोगे, ऐसे कुछ लैंग्वेज यूज़ करोगे, तभी वर्कर्स का दिमाग होता है। उन लोगों को भी नहीं मन रहता है। वो तो सबसे ज़्यादा, अगर कंपनी में जाओगे ना, तो सबसे ज़्यादा इज्जत अगर वर्कर किसी की करता है ना, तो सेफ्टी ऑफिसर्स का करता है। आपको पता होगा, आप जाओगे तो आपको ये चीज़ पता लगेगा। वर्कर्स बहुत मानते हैं सेफ्टी ऑफिसर्स को। क्यों मानते हैं? क्योंकि वर्कर्स को भी ये बात पता है कि ये सेफ्टी ऑफिसर ही है एक लौता पर्सन जो हमारे बारे में सोचता है।
बाकी इंजीनियर्स भी होते हैं तो उनको रहता है अपना जॉब बचाना, और अपने जॉब बचाने के लिए आपके ऊपर चढ़े रहते हैं, वर्कर्स के ऊपर चढ़े रहते हैं काम के लिए। लेकिन सेफ्टी ऑफिसर क्या करता है वहाँ पे जाके उनसे बोलता है कि आप अपने जान का ध्यान रखो, अपने साथ कोई प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, उसका ध्यान रख के आप काम करो। तो बताओ कि क्यों उससे झगड़ा करेगा वो? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लैंग्वेज। आप लोग एक चीज का ध्यान देते हो, नहीं दिए हो तो आज दिलवा देता हूं। मैं आप लोग को तुम कह के पढ़ाऊंगा तो आप लोग नहीं पढ़ोगे। सोचो एक बार, मैं आप लोगों को अगर तुम कह के पढ़ाऊंगा कि तुमको नहीं पता है, राजेश तुम क्या कर रहे हो, है रजनीश तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ रहते हो आजकल, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो, नहीं पढ़ोगे। पढ़ोगे कि नहीं? हाँ या ना बता दो बस, पढ़ोगे ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आप लोग को रे तुम ऐसे मतलब बेहुदा टाइप वर्ड से मतलब ये इंडिकेट करूं? नहीं। एक बड़े बुजुर्ग अपने कहते थे ना कि एक ये है, क्या बोलते हैं, किस्सा बोलते हैं कि मतलब रिस्पेक्ट दो, अगर रिस्पेक्ट लेना है ना तो रिस्पेक्ट दो। तो मेरा और सब सीनियर जितने भी सीनियर होते हैं ना कंपनी में, उनको एक बार आप देख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो किसी को तुम नहीं बोलते हैं। अल्दो आप ध्यान दोगे तो एक वर्कर जिसको वो जानते तक नहीं है उसको भी तुम नहीं बोलेंगे, बाबू क्या कर रहे हो, ऐसे करते हैं। हाँ, डांटेंगे किसको? इंजीनियर को। गलती करते हो वर्कर को देखेंगे, इंजीनियर को डांटेंगे। क्यों? वर्कर क्या होता है ना कि उन लोग के पास ना एजुकेशन होता है ना ये होता है, वो लोग को मतलब नहीं रहता है। आप तुम बोल दोगे, वो भी उधर से पीछे से कहेगा कि सर तुमको कितना देर से ढूंढ रहे हैं। अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा उस टाइम पे। उस टाइम पे लगेगा क्या, ओ ये हमको आप क्यों नहीं बोला। और उसी टाइम से आपका टेंशन होने लगेगा उससे कि रुको इसको ये करते हैं, इसको ये साला तो ऐसा है, वो साला तो वैसा है, सोचने लगोगे फालतू का बात। मतलब वहाँ पे गए हो यही सब करने। जाओ, रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो, अपना काम करो। क्या जरूरी है किसी से मुंह लगने का? तो देखो हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे केवल सिलेबस के बारे में नहीं सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि आप सिलेबस के साथ साथ उस तरीके से भी रेडी हो जाओ कि आपको अगर कोई चीज़ नहीं भी आता हो ना तो आप कैसे वहाँ से वो चीज़ को ठीक करके निकल सकते हो, किसका मदद लोगे तो वो काम आपका हो जाएगा, और किस तरीके से बात करोगे तो आपका बिगड़ा हुआ भी काम बन जाएगा। हम हर चीज़ सिखाते हैं और इसी कड़ी में हम लोग आप लोग को हमेशा क्लास देने में हमेशा ध्यान रखते हैं कि किसी भी प्रकार से केवल सिलेबस पे ना ध्यान दिया जाए। ठीक है, मेरा सिलेबस, हमारा सिलेबस जो है कुछ अलग है। अलग कहने का मतलब है कि उस तरीके का आपको सिलेबस मिलेगा जो आप कंपनी में काम करने जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि अरे वाह ये भी चीज़ हम पढ़े हैं, ये भी चीज़ पढ़े हैं। जबकि आप अगर बुक से पढ़ोगे, आप लोग जो लोग ऑफिस में आए हुए हैं और जो लोग ऑफिस में देखे हुए हैं आके, उनको पता होगा कि हमारे पास कितना सारा बुक है। हम बुक देना बंद कर दिए, क्यों? पीडीएफ देना चालू किए। क्योंकि बुक जो है ना, अगर हम आपको देते हैं तो आप बुक के पीछे भागोगे, सर ये टॉपिक नहीं पढ़ाई हुआ, वो टॉपिक हमने देख लिया है पिछले बैच में। क्योंकि बुक देने के कुछ ही दिन के बाद हमको रियलाइज हुआ कि ये सब चीज़ पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। कुछ एक टॉपिक उसमें भी है जो पढ़ना जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसा भी टॉपिक है जिसको पढ़ाई केवल एग्जाम पास के लिए है। समझ रहे हैं ना? तो केवल एग्जाम पास के लिए उसको पढ़ना है, तो उसको उतना ही पढ़ाते हैं हम जितना से आप एग्जाम पास कर सको। बाकी काम का चीज़ जो होता है उसके लिए उसको हमको डालना था, और वो चीज़ सिलेबस में भी नहीं मिलता था। तो हमने क्या किया, एक खुद से सिलेबस रेडी किया। मेहनत हमारी लगी, कोई बात नहीं है, लेकिन जब लड़के जाएं वहाँ पे, जब बच्चे जाएं हमारे, तो उनको ऐसा लगे कि हम कहीं से सही में एक ऐसे से एक मतलब प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर से पढ़ के आए हैं, एक टीचर से नहीं पढ़ के आए हैं।
क्योंकि टीचर आजकल हर एक संस्था में मिल जाते हैं, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करने वाले, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करने वाले टीचर हर संस्था में मिल जाएंगे। लेकिन रियल में आप पता करोगे तो उनका वर्किंग अनुभव, एक्सपीरियंस कुछ नहीं रहता है। कोई 2 महीना काम किए रहता है, कोई नहीं किए रहता है, कोई 6 महीना काम किए रहता है। 1 साल से ज़्यादा का काम करने वाला कोई जल्दी टीचर भी आपको नहीं मिल पाएगा बहुत सारे संस्था में। समझ गए? तो हमने क्या किया कि जब हम इतना एक्सपीरियंस लेके भी आपको पढ़ा रहे हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना उस चीज़ को यूज़ किया जाए। और इसी के लिए हमने क्या किया कि आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करना शुरू किया। और पीडीएफ में आप लोगों को हमने वो चीज़ अपने हिसाब से बनाया। सर ने हमको बोला कि सर आप जब इतना मेहनत कर दिए हो सिलेबस बनाने में तो क्यों ना इसका बुक बनवा दिया जाए। मुझे भी एक पल के लिए ठीक लगा कि चलो बुक बन जाएगा। सर ने बोला कि आपका नाम लिखवा देंगे राइटर में। हमने कि ठीक है, बहुत अच्छा लगा, खुशी हुआ मुझे। मैंने बोला कि अगर मान लो कि हम बुक बनवा देते हैं तो फिर अगले सेशन में इसको अगर कुछ हमको इम्प्रूवमेंट करना हो तो फिर से नया एडिशन लाना है, मतलब हर बार टेंशन। हमने बोला कि छोड़िए बुक का, हमको जैसे जैसे कंपनी में पता चलेगा कि कुछ नया चीज़ इम्प्लीमेंट हो रहा है उस हिसाब से अपने सिलेबस में डालते जाएंगे। अभी जो चल रहा है वो तो हमको सब पता है, अगले साल कुछ चेंज होगा उसको भी एक चैप्टर बना के डाल लेंगे। ऐसे ही चलने दीजिए, क्योंकि बुक लेके कोई रख देगा, लेकिन ये नोट्स है ना, नोट्स 2-2 पेज 3-3 पेज 1-1 पेज का आपको मिलेगा, आप आसानी से पढ़ लोगे। बुक में आपको पेज ज़्यादा दिखने को मिलेगा लेकिन आप पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, आइए तो इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। हजार्ड एनालिसिस क्या होता है, ये जॉब हजार्ड एनालिसिस हम लोगों ने समझा। अब आता है बात कि ये जॉब हजार्ड एनालिसिस में हमारे पास मिलता है हजार्ड एनालिसिस। अब सिंपल समझते हैं हजार्ड एनालिसिस। तो कहता है कि हजार्ड एनालिसिस क्या है। क्या सोच के आए थे? कुछ लोग भाग रहे हैं। आओ देखते हैं हजार्ड एनालिसिस। ठीक है, क्या है हजार्ड एनालिसिस? तो कहता है कि एक सिस्टम बनाइए, एक सिस्टम लागू कीजिए जिससे क्या हो, मेंटेन किया जा सके क्या, किसी भी छोटा या बड़ा हजार्ड का को क्या किया जा सके, पहचाना जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके, इवेलुएट किया जा सके, मूल्यांकन उसका किया जा सके या कंट्रोल किया जा सके उसको। क्या कह रहा है कि एक सिस्टम बनाइए जिसमें कोई भी हजार्ड हो, जिसमें किसी प्रकार का पोटेंशियल ही ना हो या फिर जिसमें पोटेंशियल हो, किसी भी प्रकार का हजार्ड हो, उसको पहचाना जा सके, उसको क्या किया जा सके, मूल्यांकन उसका किया जा सके और उसको कंट्रोल किया जा सके। ऐसा सिस्टम बनाने की बात कर रहा है। एक्सक्यूज मी। मतलब जो ये मेथड है वो क्या करेगा, जिसमें क्या हो, इंक्लूड हो, क्या इंक्लूड हो, एलिमिनेशन करना, मतलब एलिमिनेट करना या फिर उसको कम करना। किसको? हजार्ड की बात करें, और या फिर उसमें की रिस्क को। ठीक है, उस हजार्ड के सामने जो रिस्क हम ले रहे हैं, क्या करें, उस हजार्ड की, उस रिस्क की को क्या कर सके, एलिमिनेट कर सके या फिर रिड्यूस कर सके। ऐसा मतलब उसमें कुछ मेथड इंक्लूड कीजिए। ठीक है, जो क्या कर सके, कम कर सके, हटा सके या एलिमिनेट कर सके। इसी को बोलते हैं हजार्ड एनालिसिस। तो अपने भाषा में एक बार फिर से समझते हैं इसको। ये तो बुक का भाषा हुआ, अब अपने भाषा में समझते हैं। हजार्ड एनालिसिस उसको बोलते हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी हजार्ड को पहचानना है, उसका मूल्यांकन करना है कि वो किस टाइप का हजार्ड है, मतलब खतरा उसमें किस लेवल का है, उसमें रिस्क कितना है, इस तरीके का मूल्यांकन करना है। फिर उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है।
सिंपल। फिर कह रहा है कि उसमें एक ऐसा में वो हजार्ड किसी भी प्रकार का हो, छोटा बड़ा कोई भी हजार्ड हो, उसे मैटर नहीं करता, सभी हजार्ड के साथ यही करना है, ठीक है। फिर कह रहा है कि इस मेथड में कुछ ऐसा चीज इंक्लूड कीजिए जो आपको उस रिस्क को एलिमिनेट करने का, मतलब उस रिस्क को हटाने का या फिर कम करने का उसमें वो मेथड हो, उसमें एक तरीका हो, ठीक है। इसी को बोलते हैं हजार्ड एनालिसिस, ठीक है। अब आता है बात, तो हजार्ड एनालिसिस करते कैसे हैं? तो हजार्ड एनालिसिस करने का दो तरीका होता है, ठीक है। हजार्ड एनालिसिस करने का दो तरीका होता है, मतलब दो टेक्निक होता है। कौन कौन सा? एक होता है पहला एक मिनट, पहला कौन सा होता है? पहला होता है फॉल्ट ट्री एनालिसिस, और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है फिशबोन। फिशबोन एनालिसिस, ठीक है। पहला होता है फॉल्ट ट्री एनालिसिस और दूसरा होता है फिशबोन एनालिसिस, ठीक है। हजार्ड एनालिसिस क्या होता है समझ गए? और हजार्ड एनालिसिस को करने का टेक्निक जो होता है, दो टेक्निक होता है। पहला टेक्निक क्या होता है? फॉल्ट ट्री एनालिसिस, और दूसरा होता है फिशबोन एनालिसिस, ठीक है। फॉल्ट ट्री एनालिसिस में क्या करते हैं? आइए इस चीज को समझते हैं। फॉल्ट ट्री एनालिसिस में क्या करते हैं, थोड़ा फिगर से समझना पहले। इस तरीके से हम किसी चीज को अगर पार्ट बाय पार्ट में तोड़ते जाते हैं तो ये होता है अपना फॉल्ट ट्री एनालिसिस का मॉडल, ठीक है। और एक होता है आपका मछली का कांटा आप लोगों ने देखा है। इस तरीके से जब हम करते हैं तो होता है आपका फिशबोन डायग्राम या फिर फिशबोन एनालिसिस करना, ठीक है। तो देखिए कोई भी चीज़, कोई भी हजार्ड के बारे में, जैसे अगर हमको करना होगा, जैसे कि मान लीजिए फॉल्ट ट्री में, तो मान लीजिए कि किसी रूम के अंदर लाइट नहीं है, एक मिनट,
प्यास लग गया है। हाँ, एक काम करते हैं, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। एक एनालिसिस करके देखते हैं कि कैसा होता है, ठीक है। आओ, पहला क्या है, हम कह रहे हैं कि एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें क्या है कि रूम में लाइट नहीं है। तो हमने क्या किया, टॉप में लिख दिया हमें क्या करना कर रहे हैं हम लोग, फॉल्ट ट्री एनालिसिस। हमने लिख दिया रूम में लाइट नहीं है, नो लाइट इन द रूम, बराबर ना। तो इसका कारण क्या क्या हो सकता है ये बताओ। इसका कारण क्या क्या हो सकता है बताओ। एक हो सकता है ऑल बल्ब बर्न्ड, मतलब सारे बल्ब क्या हो गए हैं, आप लोग जो इसको बोलते हो उड़ गया है, मतलब जल गया है। एक हो सकता है, एक ऐसा हो सकता है। दूसरा क्या इसमें आप समझ सकते हो, एक हो सकता है आपका नो वोल्टेज एट इनपुट, मतलब वहां पे वोल्टेज ही नहीं है। नो वोल्टेज, मतलब सिंपल भाषा में बोलूं तो रूम में वोल्टेज ही नहीं है, वोल्टेज डाउन है, ठीक है। दो ऑप्शन। और तीसरा क्या हो सकता है, वहां जो स्विच है वो सब फेल्ड है, स्विच फेल्ड है। अब बात आती है कि अगर स्विच फेल है तो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है कि इसमें और कोई प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों स्विच फेल है इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑल बर्न में क्या आ जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा कि बल्ब 1 फेल है, मतलब बल्ब 1 आपका जल गया है या फिर बल्ब 2 जल गया है। बोलोगे ना कि भाई ये तो जल गया है, ठीक है, ये भी जल गया है, 1 और 2 दोनों जल गया है, ये नहीं जल रहा है मानते हैं, दूसरा वाला तो चलना चाहिए। तो वही बोल रहा है कि बल्ब 1 बर्न्ड या बल्ब 2
फिर यहाँ पे आके खत्म हो जाता है कि या तो दोनों जला है नहीं तो एक जला है। इससे आगे तो इसमें नहीं सोच सकते हैं। फिर आता है क्या, नो वोल्टेज। तो वोल्टेज क्यों नहीं है भाई? वोल्टेज क्यों नहीं है? तो वोल्टेज क्यों नहीं हो सकता है, इसका तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि फ्यूज जो है जल गया है, बर्न हो गया है। फ्यूज जल जाने के बाद क्या होता है? वोल्टेज नहीं आता है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो कि रूम में लाइट नहीं होने का हमने इतना सारा कारण निकाला, ठीक है। अब इसमें से मेन कंक्लूजन कौन निकलता है? या तो फ्यूज जला है, या फिर बल्ब जल गया है, या फिर स्विच खराब है। इतना ही ना हम लोग सोचते हैं। और देखो सब मिला के कहां पे आ गया? या तो फ्यूज जल गया है रूम का, या फिर बल्ब जल गया है, या फिर बल्ब 2 जल गया है। अगर या फ्यूज नहीं जला है तो इन दोनों में से, अगर दोनों में से एक जला है तो एक जलेगा। अगर दोनों नहीं जल रहा है, फ्यूज ठीक भी है तो दोनों नहीं जलेगा। एक बल्ब चेंज करेंगे, फ्यूज जला है नहीं जला है पता चल गया। अगर बल्ब चेंज किए फिर भी नहीं जल रहा है तो इसका मतलब फ्यूज जला है। तो कहने का मतलब है ना कि जितना डीपली जाएंगे, एनालिसिस करेंगे, उतना ज्यादा कंक्लूजन क्लियर मिलेगा हमको, ठीक है। और ऐसे ही जब हम किसी भी काम का हजार्ड के बारे में एनालिसिस करेंगे तो वहां पे भी हमको और आसानी से और क्लियर खतरा क्या है वहां पे, ये सब कुछ बहुत ही आसानी से मिलेगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका फॉल्ट ट्री एनालिसिस। फॉल्ट ट्री एनालिसिस का एक एग्जाम्पल, ठीक है। सेम वैसे ही जब आप बात करते हो फिश बोन एनालिसिस पे, तो उसमें भी आपको क्या करना होता है कि एक फिश का मॉडल बनाते हैं, फिश के बोन का, ठीक है। फिश के बोन का एक मॉडल बनाते हैं। थोड़ा घबराइएगा मत, धीरे धीरे समझिएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम कि जब फिश के बोन का मॉडल बनाते हैं तो इसमें हमें बहुत सारा चीज देखने को मिलता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें इसको भी समझिए थोड़ा सा गौर से। इसमें क्या करते हैं कि हम पहला कंक्लूजन यहां पे लिखते हैं, ठीक है। आपको सारा फिगर से हम नोट्स में दे देंगे, यहां पे थोड़ा ऊपर से आप लोग उसका एग्जांपल के तौर पे समझिएगा। देखिए, एक ऑप्शन यहां बनाते हैं, ऑप्शन 1, फिर ये ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ठीक है। इस सेम ऐसे ही ऑप्शन 4, ऑप्शन 5, ऑप्शन 6। ऑप्शन 1 में क्या क्या कारण हो सकता है? 2, 3, 4, 5, जितना हमको लिखना है इसमें लिखेंगे। इसमें क्या क्या कारण हो सकता है इस हजार्ड के लिए? इसका तीसरे का कितना हो सकता है? 2 है तो 2 लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, ठीक है। मतलब जिसमें जितना कारण होगा उतना उसके बोन में लिख देंगे, बराबर ना। और फाइनल कंक्लूजन जो होगा यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ से अपना वर्क एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे कि कौन सा वर्क चल रहा है, बराबर ना। तो जितना ध्यान से आप करने की कोशिश कीजिएगा उतना बढ़िया होगा। देखो, ये तो है अपना क्या है कि कैसे कैसे हम लोग करते हैं। तो पहला करते हैं हम लोग क्या, फॉल्ट ट्री एनालिसिस, और दूसरा करते हैं फिशबोन एनालिसिस, ठीक है। ये चीज पे आप ध्यान दीजिएगा कि इसको हमको करने में क्या तरीका अपनाना है। ऑप्शन लिखना है, ऑप्शन देखो, आप समझो, ऑप्शन भी छोड़ो, थोड़ा और डीप समझो। काम है एक मेन जो काम है,
जैसे जो काम आपको मिल गया वही काम आपका होता है ना, उसमें पार्ट वाइज काम को हट कर देंगे, कौन कौन काम है, एक ऑप्शन। दूसरा हम क्या करेंगे, प्रोसेस डिजाइन, कंपनी का डिजाइन, फैक्ट्री कैसा है, क्या चीज का फैक्ट्री है वो, जैसे केमिकल फैक्ट्री है तो उसमें कारण क्या क्या हो सकता है, इस काम को करने में क्या क्या हजार्ड हो सकता है, वो कारण में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या, उस काम का ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है क्या है, मतलब उस काम को करने का जो तरीका है वो क्या है, वो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रोसीजर लिखेंगे कि हाँ ऑपरेटिंग प्रोसीजर हेडिंग डालेंगे, और फिर वो ऑपरेटिंग प्रोसीजर में किस तरीके का हजार्ड आ सकता है यहाँ पे डालेंगे। फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, मान लो कि इक्विपमेंट कौन सा है, मतलब क्या यूज हो रहा है, वेल्डिंग मशीन यूज हो रहा है, ग्राइंडिंग मशीन यूज हो रहा है, गैस कटिंग सेट यूज हो रहा है, तो उसको लिखेंगे, और उस गैस कटिंग सेट में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या हजार्ड आ सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे। समझ में आया? तो इस तरीके से इसको बनाएंगे तो बेस्ट बनेगा, ठीक है, और बहुत ही अच्छा बनेगा, और सारा का सारा हमारा जो हजार्ड होगा वो एक जगह पे लिख लेंगे हम। कुछ लोग इसको नहीं यूज करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, एक हेडिंग डालते हैं, काम ये है, पार्ट वाइज काम को अलग अलग कर देते हैं और सारे काम का ये लिख लेते हैं, तो अलग है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमको मेन काम जो होता है हजार्ड क्या क्या है ये पता करना। आप चाहे मेथड से करो या फिर अपने तरीके से करो, कोई इशू नहीं है। ये दो मेथड बुक से बताया जाता है कि फॉल्ट ट्री एनालिसिस भी कर सकते हैं और फिश बोन एनालिसिस भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसी के पीछे भागना है, लेकिन अगर ये चीज जानते हैं तो अच्छी बात है, बराबर ना। किसी को कोई दिक्कत? चलो कोई बात नहीं है, आगे भी अगर दिक्कत हो तो हमसे पूछिएगा, हम जरूर बताएंगे, ठीक है। आइए इसमें कुछ आगे जानते हैं। इसको करने में हमें एक फॉर्मूला का यूज आता है। फॉर्मूला है आपका, एक मिनट मैं जरा इसको इसको करने में एक फार्मूला का यूज होता है। कौन सा फार्मूला है? रिक्स इज इक्वल टू हजार्ड इनटू प्रोबेबिलिटी। रिक्स इज इक्वल टू हजार्ड इंटू प्रोबेबिलिटी। इसको बोलते हैं हम लोग चांस ऑफ ऑकर, या फिर बोल सकते हैं ऑकरिंग, होने का चांस। अब इसमें एक चीज हमको बताइए कि इस फॉर्मूले से आप लोग क्या समझ पा रहे हो? कोई है जो बता सकता है कि इस फॉर्मूले से आप क्या समझ रहे हो? कहता है कि रिस्क इज इक्वल टू हजार्ड इनटू प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि रिस्क तभी बढ़ेगा जब हजार्ड का हजार्ड तो सेम रहता है, हजार्ड वही है, एक हजार्ड में उसका प्रोबेबिलिटी जितना, मतलब उस हजार्ड का होने का, उसके साथ कुछ होने का चांस जितना बढ़ेगा, प्रोबेबिलिटी उसका जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा रिस्क होते जाएगा।
हजार्ड एक ही रहता है, सेम है, वो कांस्टेंट है वहाँ पे। 1000 यहाँ पे रख के रिस्क को बढ़ाया जा सकता है, सेम हजार्ड। हजार्ड एक रख के कि हाँ इतना ही हजार्ड है, और उसी हजार्ड से आप रिस्क बढ़ाते जा सकते हो। क्यों? क्योंकि हम कुछ प्रोबेबिलिटी अपना बढ़ाते जाएंगे, रिस्क बढ़ते जाएगा, बराबर ना। जितना प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा रिस्क उतना बढ़ेगा। मतलब रिस्क डिपेंड करता है क्या चीज पे? प्रोबेबिलिटी पे। हजार्ड तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, हजार्ड कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बढ़ते घटते रहता है, ठीक है। तो जितना प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा रिस्क बढ़ेगा। मतलब सिंपल भाषा में समझो तो कोई बाइक चला रहा है, तो जिस तरीके से बाइक चलाएगा हजार्ड तो वही है पहले से ही, जो रोड पे है या फिर बाइक चलाने में जो हजार्ड है वो उतना ही है। तो किसी के लिए रिस्क ज़्यादा क्यों लगता है किसी के बाइक चलाने पे, किसी के बाइक चलाने से कम क्यों लगता है? लगता है ना। मतलब कोई नया ड्राइव कर रहा है, नया सीख रहा है, तो उसके लिए रिस्क ज़्यादा हो जाता है। कोई पुराना चलाने वाला है तो उसके लिए रिस्क कम हो जाता है। कोई प्यार से चलाता है, कोई आराम से चलाता है, कोई सोच समझ के एक लिमिट स्पीड में चलाता है तो उसके लिए रिस्क कम है। कोई लिमिट स्पीड से ज़्यादा चलाता है तो उसके लिए रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो सब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी जितना बढ़ेगा उतना रिस्क बढ़ेगा, प्रोबेबिलिटी जितना घटेगा उतना रिस्क घटेगा। किसका प्रोबेबिलिटी? हजार्ड का। खतरे का प्रोबेबिलिटी जितना कम होगा उतना रिस्क कम होगा। खतरे का प्रोबेबिलिटी जितना बढ़ेगा उतना ही रिस्क बढ़ेगा। यही होता है आपका हजार्ड एनालिसिस करने में काम आता है यही चीज़, ठीक है। अच्छा, अब आता है क्या कि ये जो प्रोग्राम होता है हजार्ड एनालिसिस का, हजार्ड एनालिसिस जो हम लोग करते हैं, तो इसमें हम लोग करते क्या हैं, ठीक है। तो कौन कौन से मुख्य बिंदु पे हम लोग को ध्यान हम लोग देते हैं जब हजार्ड एनालिसिस करते हैं? तो कुछ पॉइंट होता है जिस पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो पहले इसको मिटाते हैं। तो जब हम हजार्ड एनालिसिस करते हैं तो हमें कौन कौन से पॉइंट पे ध्यान देना चाहिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग का होना चाहिए क्या चीज का पॉइंट होना चाहिए कि आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्ड of known hazard। और दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा क्या होना चाहिए? आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्ड ऑफ न्यू हजार्ड। दूसरा क्या होना चाहिए? पहला कह रहा है कि पहचानना और रिकॉर्ड बनाना है। कौन सा? जिस हजार्ड को आप जानते हो, जो नोन हजार्ड है जिसको आप जानते हो उसका भी एक रिकॉर्ड बनाओ। और ठीक है, दूसरा कहता है कि जिस हजार्ड को आप नहीं जानते हो, आपके लिए नया है, उसका भी एक रिकॉर्ड बनाओ, ठीक है। तीसरा कहता है सी में
रिस्क असेसमेंट करो। रिस्क असेसमेंट करो मतलब रिस्क इज इक्वल टू हजार्ड इनटू प्रोबेबिलिटी। मतलब रिस्क किस लेवल का है, कैसा है, इस पे भी काम करो, इसको भी असेस्ट करो, ठीक है ना। फिर थर्ड में आता है, फोर्थ में आता है डी में, डी कहता है कि एनालिसिस ऑफ हाई रिस्क एक्टिविटी। मतलब जो भी हाई रिस्क एक्टिविटीज है वहां पे उसका क्या करो, एनालिसिस करो। मतलब जब आप रिस्क असेसमेंट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ज्यादा रिस्क वाला एक्टिविटी काम हो रहा है वहां पे, ठीक है। पहले तो आप क्या करोगे, पुराने हजार्ड को पता करोगे, ठीक है। उसके बाद नए हजार्ड को पता करोगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, रिस्क असेसमेंट करोगे कौन से हजार्ड में कितना रिस्क है, बराबर। जब ज्यादा रिस्क वाले हजार्ड जो मिलेंगे उसको बोल रहा है कि उसका बढ़िया से एनालिसिस करो, उसको अच्छा से एनालिसिस करो, ताकि उस पर जो भी प्रॉब्लम हो हमें उसको ठीक करने का तरीका हमको समझ में आ सके, उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं वो चीज़ समझ में आ सके, ठीक है। तो रिस्क, हाई रिस्क जो एक्टिविटी है इसको कह रहा है कि एनालिसिस करो आप, ठीक है। फिर कह रहा है ई में कंट्रोल करो। क्या कर रहा है, कंट्रोल मेजर, कंट्रोल मेजर्स टू रिड्यूस द रिस्क टू एक्सेप्टेबल लिमिट्स। कह रहा है कंट्रोल मेजर से आप क्या करो, रिड्यूस करो। क्या चीज, कंट्रोल मेजर से रिड्यूस करो। क्या चीज रिड्यूस करो, रिस्क को। और कहां तक, एक्सेप्टेबल लेवल तक के लिमिट तक लेके जाओ। मतलब जो भी आप कंट्रोल मेजर दो वहां पे, ताकि जो रिस्क है उसको रिड्यूस किया जा सके। कहां तक, एक्सेप्टेबल लिमिट तक। समझ में आया। तो यहीं पे आगे ये आता है आपका कि कंट्रोल मेजर देके आप रिड्यूस कर सकते हो, कहाँ पे, एक्सेप्टेबल लिमिट तक उसको लेके आ सकते हो। और फाइनली इफ कहता है इंप्लीमेंट कंट्रोल मेजर्स। फाइनली उसके बाद जो आपको कंट्रोल मेजर समझ में आता है उसको क्या करो, इंप्लीमेंट करो, उसको लागू करो वहां पे, ठीक है। तो आज के लिए यही है जिसमें आप लोगों ने पढ़ा हजार्ड एनालिसिस क्या होता है, हजार्ड एनालिसिस के टेक्निक्स, और हजार्ड एनालिसिस करने के लिए हमें कौन कौन से प्रोसेस को यूज करना है, ठीक है, और क्या क्या करना है उसमें। अगर आप इस क्लास को अच्छे से पढ़ लिए होंगे और अच्छे से इस चीज़ को देख लिए होंगे हमारे इस वीडियो को, तो आपको आई होप कि आप अच्छे से हजार्ड एनालिसिस कर सकते हो। अभी इसमें कुछ और भी है जो हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही हो, जो भी चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हो, वो चीज़ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी फिर से समझें। क्योंकि देखिए मैं देख पा रहा हूँ सबका डाटा लिमिट ख़त्म होने लगा है। ऐसा लग रहा है कि सब भाग रहा है ये सोच के कि अब फिल्म कैसे देखेंगे सर, तो सारा डाटा ख़त्म करवा दिए। तो देख बाबू, हमारे क्लास में होगे ना, तो जब हमको फुर्सत रहेगा ना तो हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। नहीं रहता है तो मजबूरी में 1 घंटा, हम सबसे हमारा 1 घंटा का जो समय होता है ना वो हमारे लिए ही सबसे बेकार होता है, क्योंकि हम 1 घंटा में कुछ ढंग से पढ़ा नहीं पाते, हमको दिक्कत होने लगता है।
हमको थोड़ा समय चाहिए होता है। अब 1 घंटा आज मिला था समय, हम सोचे कि आज आप लोगों को पढ़ाए, तो देख रहे हैं कि सब भागने में ही बेचैन है। जा रहा है, खाना खा के कोई आ रहा है, 1 कप चाय पी के आ रहा है, दोस्त यार से मिल रहा है, मिलो सब, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और दिन। कल के दिन भी मिलेंगे, कोशिश करेंगे कि कल भी हम लोग ऐसे ही एक लंबा क्लास करें, और आप लोग को यही कहेंगे कि थोड़ा अटेंडेंस बनाओ, आओ और मज़ा से पूरा पढ़ो, क्योंकि देखो टाइम का बहुत अभाव है अपने पास भी, और आपके पास तो है ही है। आप लोग तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पीए हैं, ठीक है, तो आप लोग के पास तो है ही है अभाव, तो इस चीज़ को ठीक करो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।